हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा के संबंध में सत्य नहीं है। एनर्जी इज नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस, एनर्जी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड मेजर्ड इन मेनी वेज, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन गोज इनटू वैक्यूम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होती है कन्वर्जन के टाइम तो वो वैक्यूम में लॉस्ट नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ये अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया या फिर साउंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु जो 5 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे मास कितना है 20 है, v कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर 25 यानी 250। तो ये काइनेटिक एनर्जी हम लोग का 250 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इज। तो 10 किलोग्राम की वस्तु जो 6 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है उसकी गतिज ऊर्जा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस इसमें डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा और इसका सही आंसर होगा 180 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। व्हाट इज द चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। तो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनिशियली देयर विल बी डिक्रीज एंड आफ्टर देयर विल बी इंक्रीज, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 जूल। तो फाइंड द मास। तो एक ऑब्जेक्ट है वो समान गति से चल रही है और वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यानी हमें मास निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 120 और ये हाफ mv², ठीक है। यहाँ पे हमें मास निकालना है और v का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये 8 हो जाएगा और 8 को जब हम इस साइड लाएंगे यानी 120 इज इक्वल टू m इंटू 8 होगा। तो m का वैल्यू हमें निकालना है, यानी हमें मास निकालना है। तो 8 को हम जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई है तो ये उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 15 kg। m का वैल्यू 15 kg, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज 400 जूल एट विच हाइट इट वॉज ड्रॉप्ड। तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा 400 जूल थी। उसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। तो किस ऊंचाई से गिराया गया था, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20 मीटर, ठीक है, यानी उसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ एनर्जी कंपेयर टू अ नॉर्मल स्प्रिंग। एक संकुचित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। तो कम ऊर्जा होती है, शून्य ऊर्जा होती है, इक्वल ऊर्जा होती है या फिर ग्रेटर ऊर्जा होती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल हैव पोटेंशियल एनर्जी, मूविंग बुलेट, फ्लोइंग एयर, अ रोलिंग स्टोन या फिर रेज्ड हैमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेज्ड हैमर। ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट the kinetic energy increases, the potential energy increases, the kinetic energy decreases, there is no change in kinetic energy। तो किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, अ रोलिंग स्टोन, फॉलिंग कोकोनट, रेज्ड हैमर या फिर मूविंग कार। किसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, इसमें ये पूछ रहा, तो ये हो जाएगा रेज्ड हैमर, क्योंकि हम लोग अभी पीछे एक क्वेश्चन में पढ़े हैं कि रेज्ड हैमर में पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब एंड कर्लिंग ऑफ मिल्क। तो इनमें से हमें फिजिकल चेंज बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13, विच लॉ स्टेट्स दैट मास कांट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सर्जन होता है और ना ही विनाश, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 14, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ अवोगाड्रो, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ मल्टीप्लाइड प्रोपोर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Question number 15, all samples of carbon dioxide contains carbon and oxygen in mass ratio of 3:8. This is in agreement with the rule of, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नियमों में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 3:8 होता है। यह किस नियम के अनुरूप है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, म्यूचुअल प्रोपोर्शन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया है, तो इसका सही आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग टोल्ड अबाउट द इनविजिबिलिटी ऑफ एन आइटम। तो निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अभिभाज्यता के बारे में बताया, डाल्टन ने, गोल्डस्टीन ने, बोर ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो ये बताने वाले कौन थे, डाल्टन थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी एटम्स आर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो ये 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स टुगेदर कैन मेक। तो समान या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, आयन या फिर प्रोटॉन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने जल अणु होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो इसमें 5 होते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है, जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, ये 40 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड। तो किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है, मोल कहा जाता है या फिर न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल।
क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? एटमिक नंबर कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है, एटमिक मास कहा जाता है या फिर एटमोसिटी कहा जाता है? तो उसे एटमोसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अ डैश कैन बी डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ एन or the fraction of a compound that is capable of independent existence and shows all the properties of that element। एक डैश को उस तत्व का वह भाग या यौगिक का अंश कहा जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है और उस तत्व के सभी गुण प्रदर्शित करता है। तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट स्मॉलेस्ट होता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट लार्जेस्ट होता है, मॉलिक्यूल मास स्मॉलेस्ट होता है या फिर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट स्मॉलेस्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल एलिमेंट स्मॉलेस्ट, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, इन 144 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ग्राम्स एटम्स आर प्रेजेंटेड। तो 144 ग्राम मैग्नीशियम में कितने ग्राम परमाणु उपस्थित होते हैं? 32 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 144 होते हैं या फिर 64 होते हैं? तो ये 6 होते हैं। हु इंट्रोड्यूस द वर्ड मोल इन केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान में मोल शब्द किसने प्रस्तुत किया? ए लेवेजुर ने, अमीरो एवोगाड्रो ने, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने या फिर जॉन डॉल्टन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो 64 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं? 15 मोल्स होते हैं, 16 मोल्स होते हैं, 25 मोल्स होते हैं या फिर 10 मोल्स होते हैं? तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? मोलर मास जो होता है हीलियम का वो 4 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है? 64। तो 64 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा? तो यहाँ पे ये 16 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मोल्स। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन अ सेल। तो कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है? तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो उसे लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल लाइसोसोम्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच सेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी। तो शरीर में चोट को ठीक करने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? मिटोसिस ओनली, मियोसिस ओनली, बोथ, मिटोसिस एंड मियोसिस, नीदर मिटोसिस और नॉर मियोसिस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिटोसिस ओनली। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो पूरे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑस्टियोसिट्स, न्यूरॉन, क्रोमैटोफोर्स या फिर लिम्फ सेल्स? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 34, विच रेगुलेट्स फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ को कौन नियंत्रित करता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस? तो ये न्यूक्लियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन अ सेल एबंडेंटली। तो कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अणु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, एल्गी या फिर प्रोटीन? तो ये वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या फिर वायरस? तो वायरस होता है, क्योंकि वायरस में सेल ही नहीं पाया जाता है और वो खुद से भी अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेल हमेशा एक होस्ट सेल के थ्रू ही खुद को रिप्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 37, नेम द फेज ऑफ मिटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये कौन सा फेज होगा? एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या फिर प्रोफेज? तो ये होगा
मेटाफेज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, हु डिस्कवर्ड अ सेल, तो कोशिका की खोज किसने की थी? थियोडोर शवान, रॉबर्ट हुक, मैथियस ने या फिर रुडोल्फ विर्चो ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 39, प्लांट सेल वॉल्स आर कंपोज ऑफ, तो पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, सेलुलोज या फिर ग्लूकोज? तो ये सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 40, क्लोरोफिल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो फलों और सब्जियों के रंग निर्धारित करने वाले वर्णक कौन से हैं? हीमोसाइनिन है, मोरोसाइनिन है, इंडोसाइनिन है या फिर एंथोसाइनिन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड येलो पिगमेंट इन प्लांट, तो पौधों में पीला वर्णक किसे कहा जाता है? कैरोटीन, ऑक्रोमैटिक रीपर, जैंथीन या फिर क्रिएटिनिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज़ैंथोफिल। क्वेश्चन नंबर 43, ब्लू, वायलेट एंड रेड फ्लेवोनॉइड पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस, तो पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसके कारण होता है? कैरोटीन, एथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल्स या फिर क्लोरोफिल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 42, विच सेल ऑर्गेनल यूटिलाइजेज लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा कोशिकांग प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर क्लोरोप्लास्ट? तो इसका सही आंसर होगा डी, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स, तो निम्नलिखित में से कौन घटक पत्तियों को हरा रंग देता है? वाटर है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल है या फिर यूरिया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरोफिल। नेम द पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, ये सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग, विच इज़ द फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, तो हमारे शरीर में वसा एकत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू है या फिर एडिपोज टिश्यू है? तो ये एडिपोज टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू, तो रक्त जो है किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? एपिथेलियम, कनेक्टिव, नर्व या फिर मस्कुलर? तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 49 जैसा ही रिपीट हो गया है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।